कहाँ तक पढ़े थे? अनुच्छेद 44। तो एक बार पहले देखेंगे इसको, फिर आगे बढ़ेंगे और लिख लिख के ही देखेंगे। उससे पहले एक और जोक सुन लो। जोक का पिटारा खोलते हैं। एक बार ऐसे एक शराबी, हाँ? अच्छा। तो एक बार शराबी ऐसे ही शराब पीकर छत पे लेटा हुआ था। छत से नीचे गिरा धड़ाम से, और जैसे नीचे गिरा तो लोग आ गए, इकट्ठा हो गए। पूछे कि क्या हुआ? कह रहा है कि मैं तो अभी जस्ट ही आ रहा हूँ नीचे, मुझे कुछ नहीं पता। मैं जस्ट अभी नीचे आया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। उसे एहसास नहीं था कि हम गिरे हैं, बस उसे लगा कि मैं तो आ ही रहा हूँ, पैदल हो सकता है पैदल मैं आ रहा हूँ। नहीं मज़ा आया। जस्ट नहीं कहता मैं तो जस्ट आ रहा हूँ, तो मुझे क्या पता है ना? तो वही कहा, मैं तो अभी जस्ट आ रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। चलो, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या? डीपीएसपी। डीपीएसपी, और इसे हिंदी में क्या कहते हैं? राज्य के नीति निदेशक तत्व, यही है ना? राज्य के नीति निदेशक तत्व। हाँ, जिंदा रहना है। हाँ, राज्य के नीति निदेशक तत्व इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। द स्टेट पॉलिसी। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? राज्य के नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी, जिसका फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ये संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका उल्लेख किया गया है। दूसरा कि ये कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है। और आयरलैंड में कहाँ से लिया गया था? स्पेन से लिया गया। स्पेन देश से लिया गया है। स्पेन, ठीक है। अगला, ये इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। राज्य की स्थापना। अब कोई बताएगा क्या कि लोक कल्याणकारी राज्य किसे कहेंगे? और वेलफेयर स्टेट किसको कहेंगे? जहाँ पे सुविधाएं पर्याप्त है ना? सुविधाएं कैसी सुविधाएं? जैसे हॉस्पिटल हो, हाँ, स्कूल हो, और क्या है, रोड अच्छा हो, कुछ भी, मतलब ये जो सुविधाएं होती हैं, जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, वो अगर पर्याप्त है तो हम कहेंगे कि वो राज्य कैसा है? लोक कल्याणकारी राज्य। यानी कोई भी अगर भूखे पेट नहीं सो रहा है और उसे पर्याप्त बिजली मिल रहा है, पानी मिल रहा है, रोड मिल रहा है, सब चीज़ें हैं, तो हम कहेंगे कि वो राज्य कैसा है? लोक कल्याणकारी। राज्य का मतलब यहाँ पे क्या है? देश, है ना? देश, स्टेट नहीं, राज्य का मतलब देश। तो डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य ही क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ये इससे सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है ये। यानी डीपीएसपी जो है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। जैसे हम लोग देख रहे थे ना, एक क्वेश्चन आया था जब मल्टीपल चॉइस कर रहे थे, तो राजनीतिक की बात किया था, कौन? मूल अधिकार। तो वो राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है और राजनीतिक अधिकार को वो रोकता है। जबकि ये जो है किसको बढ़ावा देगा? सामाजिक का मतलब है कि भेदभाव कम होगा, सबके पास सुविधाएं होंगी। आर्थिक का मतलब है कि सबका आर्थिक कल्याण किया जाएगा। जैसे देख रहे थे ना कि आर्थिक में स्त्री और पुरुष दोनों अगर समान कार्य कर रहे हैं तो दोनों का वेतन भी क्या था? समान था। तो वो किस चीज़ को बढ़ावा देगा? आर्थिक लोकतंत्र। वही आर्थिक लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है?
सबकी भागीदारी और बराबर भागीदारी होनी चाहिए। तो वही चीज़, तो ये किस चीज़ को बढ़ावा देता है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को। याद रखना है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को ये बढ़ावा देता है। और ये कहा जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी है, ये दर्शन इसमें छुपा हुआ है, बहुत सारा मैटर इसमें छुपा हुआ है। तो ये इसमें संविधान का दर्शन भी है, इसमें संविधान का दर्शन भी है, फिलॉसफी भी है इसमें, ये भी याद रखना है। तो संविधान का दर्शन भी इसमें है, ये पॉइंट ऐड कर लेना है। क्या लिखेंगे इसको कि डीपीएसपी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है या उसकी स्थापना करता है। डीपीएसपी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। डीपीएसपी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बिंदु है, इसको याद रखना है, क्योंकि इसमें यही चीज़ समानता, इसी चीज़ को बढ़ावा मिलेगा, समाज को, सामाजिक और आर्थिक, ये दोनों। क्या ये वाद योग्य है? वाद योग्य नहीं है, यानी वाद योग्य नहीं है। इसका मतलब क्या? योग्य नहीं है। इसका उल्लंघन कोई करेगा, सरकार भी करेगी, तो क्या कोर्ट जाएंगे? नहीं, क्योंकि वाद योग्य है ही नहीं, प्रवर्तनीय है नहीं, तो ये अप्रवर्तनीय है। इसका मतलब है कि न्यायालय इसको लागू नहीं करा पाएगी, तो अप्रवर्तनीय है। प्रवर्तनीय क्या मैं लिख दिया? प्रवर्तनीय है। चलो अब एक बार बता दो, तो डीपीएसपी का हिंदी नाम क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फुल फॉर्म क्या है इसका? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। यानी ये राज्य को डायरेक्शन देता है कि कोई भी पॉलिसी बनाए जो लोग हित में हो, लोगों के हित में हो। तो उसके लिए ये एक डायरेक्शन है, ये इसमें प्रिंसिपल है, कुछ सिद्धांत है। संविधान के किस भाग में चर्चा है? अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से लिया गया है, और आयरलैंड में कहाँ से लिया गया था। और अगर इसके अलावा भी अगर ऑप्शन में आ जाए कि भारत शासन अधिनियम, तो भारत शासन अधिनियम भी है, यानी भारत शासन अधिनियम में रखा गया था आयरलैंड से लेकर, और वहाँ से ले लिया गया अपने संविधान में। तो ये भी अगर भारत शासन अधिनियम भी आ जाए, अगर ये दोनों ऑप्शन ना दे और दे क्या भारत शासन अधिनियम, तब हम उसको टिक कर देंगे कि भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। और भारत शासन अधिनियम कब था? 1935, ये वाला है ना। देखो अलग पॉइंट हो गया, कई ठो। वाद योग्य है कि नहीं है? नहीं है। इसका मतलब इसका उल्लंघन होने पे कोर्ट जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। प्रवर्तनीय है? अप्रवर्तनीय है। इसका मतलब है कि कोर्ट इसको लागू नहीं कराएगी, है ना। वो कह देगी कि वाद योग्य है ही नहीं, तो हम इस पर चर्चा क्या करें, है ना। तो इस केस की सुनवाई नहीं करेगी। ऐसे केस जाएंगे तो इस केस की सुनवाई नहीं करेगी। इसका मतलब यही है। अगला पॉइंट हो गया है ना ये। अब आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 36 क्या कहता है। ये राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा कैसी परिभाषा होगी? राज्य की कैसी परिभाषा होगी? ये राज्य की वही परिभाषा होगी जो अनुच्छेद 12 में है। यानी अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा है वही है। अनुच्छेद 12 में क्या है राज्य की परिभाषा? संसद भी राज्य के अंतर्गत आएगा और केंद्र सरकार भी राज्य के अंतर्गत आएगा। तो केंद्र सरकार भी राज्य के अंतर्गत और संसद भी, ऐसे विधानमंडल भी और राज्य सरकार भी। तो राज्य सरकार भी आएगी। और क्या आएगा? स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में कौन? नगर पालिका, नगर पंचायत, ये सभी स्थानीय सरकार में। और कौन? राज्य की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई व्यक्ति या संस्था, ये भी आ जाएंगे राज्य की परिभाषा में। तो ये राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा वही परिभाषा है जो अनुच्छेद 12 में है। सेम अनुच्छेद 37 किसी को याद है? हाँ, डीपीएसपी यानी डीपीएसपी। तो अनुच्छेद 37 कहता है डीपीएसपी शासन में मूलभूत है। शासन में मूलभूत है।
मूलभूत है, लेकिन अपरिवर्तनीय है, अपरिवर्तनीय है। और अपरिवर्तनीय होते ही अगर इस डीपीएसपी का पालन नहीं करेगी सरकार या राज्य तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम कोर्ट नहीं जा पाएंगे इसके खिलाफ। तो इसलिए ये थोड़ा सा मैटर गड़बड़ यहाँ पे हो जाता है कि अपरिवर्तनीय है। परिवर्तनीय होता तो तब तो सुप्रीम कोर्ट से लागू करा लेते। इसी में कहा गया रोजगार का अधिकार, तो मांग लेते रोजगार, कि हम बेरोजगार बैठे हैं, केस कर देते ना सरकार के ऊपर। किसको केस बनाकर? डीपीएसपी, क्योंकि अनुच्छेद 41 क्या कहता है? रोजगार का अधिकार या काम का अधिकार। अब काम हमें नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा और ये परिवर्तनीय होगा तो क्या करते हैं? क्योंकि इसी की बात कह रहा है, यही है ना, यही लागू करेंगे, यही काम देंगे ना। तो अगर नहीं होता तो फिर केस करते, केस उस लड़ उड़ के जीत जाते और रोजगार वाले हो जाते। पढ़ते नहीं हाँ पढ़ते नहीं, रोजगार मिल जाता है ऐसे ही। ये तो मज़ेदार हो जाता है, लेकिन गड़बड़ हो गया। लेकिन उस टाइम के हिसाब से तो सही। हाँ, उस टाइम के हिसाब से बिल्कुल सही है। उस टाइम परिस्थिति ऐसी थी, है ना, कि सभी चीज़ को एक साथ लागू नहीं कर पाते। अगला बताना, अनुच्छेद 38। हाँ, याद हो जाना चाहिए। ये क्या कहता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था स्थापित करना। अच्छा, कोई बताएगा क्या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय क्या है? आया था कि नहीं? समाज में धर्म, जाति या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, सब लोग समान है, यही सामाजिक न्याय है। आर्थिक न्याय ये स्थापित करना है। इसको भी याद करो। अगर जब हम लोग पढ़ रहे थे क्या प्रस्तावना, तो इन तीनों की चर्चा हुई है। आर्थिक न्याय का मतलब है सबको समान अवसर दिया जाएगा और अमीर और गरीब के बीच में क्या है, जो खाई है इसको कम करेंगे, है ना, कम करने का प्रयास किया जाएगा। राजनीतिक न्याय सबको हाँ, सबको वोटिंग राइट होगा। वो लोग जो 18 वर्ष पूरा कर चुके हैं तो सबको मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, ये सभी शासन में भागीदारी का अधिकार हो जाएगा, है ना। ये आर्थिक न्याय। तो ये तीनों न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था अगर देखा जाए तो ये पूरी तरीके से लागू है नहीं है, तो ये समस्या है। और भी इसी में क्या कहा गया है? इसी में ये भी कहा गया है कि जो आय की असमानता है, इनकम, किसी की इनकम बहुत ज़्यादा है, आय की असमानता, प्रतिष्ठा, अवसर, और है कुछ, प्रतिष्ठा, अवसर की जो असमानता है, कि असमानता को क्या करना है? बढ़ा देना है क्या? कम करना। चलो अब बताओ, मैंने देखे बताना। अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 37। हाँ, डीपीएसपी शासन में मूलभूत है लेकिन अपरिवर्तनीय है। और 38 अभी देख रहे हैं। 38 क्या कहता है? कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था स्थापित करना, और क्या, आय की असमानता, प्रतिष्ठा और अवसर की असमानता को कम करना है ना। ये जो असमानता बनी हुई है, जो इनइक्वालिटी है, इसको क्या करेंगे? कम करेंगे, इक्वालिटी लाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण 39, इसमें कई पार्ट है। इसमें पहला कि स्त्री और पुरुष को, स्त्री, इधर ध्यान देना है, स्त्री और पुरुष को, बस सुनते रहना है, पुरुष को क्या? आजीविका के साधन उपलब्ध कराना। यानी रोजी रोटी के इनके पास साधन होना चाहिए ताकि ये जीवित रह सके, जीवन यापन कर सके। आजीविका के साधन उपलब्ध कराना, साधन अवेलेबल कराना है इनको। दूसरा क्या हो जाएगा? देश के संसाधनों का जनहित में प्रयोग। जो भी देश के संसाधन है उसका जनहित में प्रयोग, जैसे पानी हो गया,
तो देश के कुछ भी हो सकता है, देश के संसाधनों का जनहित में प्रयोग। अगला बताना क्या है? आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण। आर्थिक शक्ति का मतलब है कि जहाँ से पैसा आता है, वो कंपनी हो सकती है कोई, तो अब इनका क्या करेंगे? विकेंद्रीकरण। मतलब मालिक एक नहीं होगा कि एक मालिक होगा तो वही अमीर होता चला जाएगा और बाकी सब गरीब होते चले जाएंगे। तो आर्थिक शक्ति जो भी हो सकती है, आर्थिक शक्ति, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीय। आर्थिक संसाधन भी कह सकते हैं या आर्थिक शक्ति भी कह सकते हैं। आर्थिक शक्ति कैसे? शक्ति नहीं होगा, जो हमारे पास आर्थिक संसाधन है वो क्या है हमारे लिए? शक्ति है ना। तो आर्थिक संसाधन या शक्तियों का विकेंद्रीकरण। अगला बताना, तीसरा हो गया, स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन। तो स्त्री और पुरुष को समान कार्य, एक जैसा कार्य है तो वेतन भी कैसा होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए। कार्य के लिए समान वेतन, के लिए समान वेतन, समान वेतन। अगला, नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा, नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा, नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना। अगला, बालकों के यौवन को शोषण से बचाना, है ना। तो बचपन और यौवन को शोषण से बचाना, बचपन और यौवन को शोषण से बचाना। बात मत करो, आदत खराब है वो, अभी तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। बचाना, वो डेवलप्ड हो जाएगा ना तो तुम लाख चाह के भी कंसंट्रेशन करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे। तो क्या होगा? बचपन और यौवन को शोषण से बचाना। अगला कौन सा है? 39A। 39A, ए को क्या कह देंगे? का। क्या कहता है ये? समान न्याय, सबको समान न्याय मिलेगा। ऐसा नहीं कि किसी को ज़्यादा या किसी को कम। समान न्याय का मतलब ये नहीं है कि जुडिशियल सर्विस में ही जाके या जज के पास जाके। समान न्याय का मतलब कुछ भी हो सकता है कि अगर किसी चीज़ का बंटवारा किया जाए तो सब में क्या किया जाए? बराबर। अगर राशन भी मिल रहा है तो क्या होगा? बराबर। तो ये समान न्याय है, ये भी समान न्याय है। तो समान न्याय और निःशुल्क निःशुल्क विधिक सहायता, हाँ, लीगल एड कहते हैं, विधिक सहायता। किसको निःशुल्क विधिक सहायता होगी? तो ये सहायता दी जाएगी जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल को, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हैं, उनको सरकार सहायता देगी। और उनके लिए जो सरकारी वकील होते हैं, कुछ इस तरीके का प्रावधान किया जाएगा, निःशुल्क होगा। उसके बाद अनुच्छेद 40 बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, पंचायती राज का गठन, पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन। इसी अनुच्छेद को आधार बनाकर संविधान में संशोधन किया गया। अनुसूची में कौन सी अनुसूची? 11वीं और 12वीं दोनों अनुसूची जोड़ी जाती है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया तो इसलिए। उसके बाद 41 गठन। तो ये इसमें इसको 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976।
1976 में जोड़ा गया था। अब ये बताना है 41 क्या कहता है? काम, शिक्षा और लोक स्वास्थ्य यानी पब्लिक हेल्थ, इसको सही करना है। तो इसी में कहा गया है रोजगार के अधिकार, रोजगार के अधिकार। अब ये अधिकार तो है, लेकिन ऐसा है ना कि ये आर्टिकल लग तो रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन इसमें वो दांत ऐसा है, हाथी वाला है, इससे चबा नहीं सकता, दिखा सकता है, डरा सकता है, बस इतना है। तो रोजगार के अधिकार और क्या? शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य कह देंगे, स्वास्थ्य, फिर वृद्धावस्था और दिव्यांगता। इसमें क्या किया जाएगा? सहायता प्रदान की जाएगी, है ना। इस कंडीशन में सहायता दी जाएगी, सहायता प्रदान करना, कोई दिक्कत नहीं है, बात वही है ना। सहायता प्रदान करना, क्या मैं लिख रहा हूँ? सहायता प्रदान करना, सहायता प्रदान करना, तो सहायता प्रदान किया जाएगा। अब लिखा तो गया है रोजगार के अधिकार, और इसी के तहत, इसी अनुच्छेद के तहत एक अधिनियम पारित किया था 2005 में। कौन सा? मनरेगा। ये कांग्रेस सरकार लेकर आई थी 2005 में, और इसमें उनको 100 दिन का काम दिया जाता था ग्रामीण क्षेत्र में, जो कोई टेक्निकल डिग्री नहीं रखे हैं, जो हाथ से केवल काम करते हैं, इसका मतलब फावड़ा चलाते हैं, मिट्टी उठाते हैं, लेबर वाला काम, तो उनके लिए। और इसमें कितने दिन काम की बात कही गई थी? 100 दिन, याद रखना है। वर्तमान में इसी का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? श्री राम जी, राम जी कर दिया गया है। तो उस राम जी में राम जी सब बेरोजगार हो ही, ये कार्ड बनवा लेना है, और 125 दिन इसमें काम मिलेगा 1 साल में, है ना। तो कम से कम यही रहे। तो अब इसका नाम चेंज करके, पहले मनरेगा में कितने दिन काम था? 100 दिन। अब कितना? मनरेगा एक्ट कब आया था? 2005 में आया था। आगे बढ़ें। तो मतलब कोई भी बनवा सकता है जिसके पास डिग्री नहीं है, 18+। हाँ, कोई ग्रामीण क्षेत्र में जो बीपीएल परिवार का है बनवा सकता है। हाँ, बीपीएल जिसके पास, इसका मतलब ये सोच लिया कि जो एपीएल होगा वो बनवा लेगा, नहीं। हालांकि हमारे यहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि ज़्यादातर एपीएल बनवा के एंजॉय करते हैं। कुछ नहीं करना है, ग्राम प्रधान से सेटिंग बना के रखना है, बस वो रजिस्टर में चढ़ाएगा, वही लिस्ट तैयार करके भेजेगा, और उसके बाद से पैसा आएगा 50-50 बांट लेना है। काम करने नहीं जाना है। हाँ, काम करने नहीं जाना, 50-50। हाँ, राशन पे लाभ कार्ड जिसमें ज़्यादा, हाँ उसमें ज़्यादा मिलता है, सही में 10 केजी। चलो अगला बताना। 41 के बाद 42, इसमें क्या कहा गया है? कार्य के लिए न्याय संगत दशा। रोजगार दे रहे हैं तो काम करने लायक हो, ऐसा ना हो कि गटर में कुदा दिया और निकले तो खत्म ही हो गए। तो काम के लिए न्याय संगत दशा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी ना हो, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी कठिनाई भरा काम ही ना हो जिसमें जान का खतरा हो। तो काम के लिए कैसी दशा होनी चाहिए? न्याय संगत। तो काम के लिए न्याय संगत दशा, ठीक ठाक दशा होनी चाहिए, न्याय संगत दशा, संगत दशा। और क्या? अब हाँ, इसी में कहा गया है कि महिलाओं को प्रसूति सहायता दी जाएगी, डिलीवरी के टाइम इनके लिए व्यवस्था की जाएगी। तो महिलाओं को प्रसूति सहायता। अगला 43, अब काम तो करा लिए, न्याय संगत दशा भी दे दिए, वेतन भी दीजिए। तो मजदूरों को उचित वेतन या
उसको क्या कहेंगे? और निर्वाह मजदूरी, मतलब इतना वेतन दीजिए कि अपना जीवन यापन कर ले। तो मजदूरों को निर्वाह मजदूरी, निर्वाह मजदूरी। और कुछ है क्या इसमें? और उद्योगों को बढ़ावा देना। उद्योगों, खास करके लघु उद्योगों को बढ़ावा देना। लघु उद्योग में क्या हो सकता है? जैसे दिया हुआ बनता है तो क्या बहुत बड़े पैमाने पे इसकी फैक्ट्री लगी हुई है? नहीं, छोटे उद्योग हैं, है ना, कुटीर उद्योग है घर पे। तो जो कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है, उनको क्या करना है? बढ़ावा। अब देखो कितनी इतनी सारी बातें कही गई हैं कि अगर इन सबको सही से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो अभी हम सोने की चिड़िया हो जाएंगे। हाँ? कौन सा? बीड़ी वाला लघु उद्योग है, उसको बढ़ावा देना है। कि पहले पता है इसका पहले टैग लाइन आता था, दीवार पे लिखा रहता था, अब तो नहीं, दीवार पे लिखा है थकावट में रुकावट के लिए अमृत छाप बीड़ी हमेशा पीजिए। ऐसे टैग लाइन आता था। हाँ, ऐसे इसी तरीके से, है ना। तो मतलब इतना खतरनाक लाइन लिखते थे कि जो नहीं भी चाहेगा तो एक बार पी के देखेगा कि हाँ थकावट में रुकावट हो रही है कि नहीं। ऐसे ही खतरनाक टैग लाइन। तो अनुच्छेद 43 क्या कहता है? मजदूरों को निर्वाह मजदूरी देना है, मतलब इतनी मजदूरी देना है कि वो अपना जीवन यापन कर ले। और उद्योगों का बढ़ावा देना है, इसको इसका विकास करना है। अनुच्छेद 43 ए या इसी को क क्या? हाँ, जो उद्योग होंगे उसमें कौन शामिल होना चाहिए? मजदूर। तो उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी, उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी। अगला 43 बी, सहकारी समितियां। जैसे अमूल क्या है? सहकारी समिति है, जिसमें म्यूचुअल बेनिफिट की बात करते हैं। यानी उसमें कुछ लोग होंगे एक साथ कोई काम शुरू करेंगे और जितना बेनिफिट होगा सब लोग बराबर बराबर बांट लेंगे। तो वो कोई भी चीज़ हो सकता है। तो सहकारी समितियों को सहकार्य मतलब एक साथ मिलकर कार्य, कई लोग मिलेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, अगला क्या चीज? हाँ, ये नया संशोधन है। कौन सा संशोधन है? 97वां संविधान संशोधन कब का है? अगला बताना है 44 में क्या कहा गया है? यानी समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है कोई भी नियम, है ना। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, और सिविल का मतलब नागरिक, यानी सभी नागरिकों के लिए कानून कैसा हो? एक जैसा हो। तो किस मैटर पे ये? तो मैटर होगा इसमें कि जो हमारा समाज रहा है वो धर्म और जाति के आधार पर, तो विवाह भी वैसा ही रहा है। तो यहाँ पर जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार का मतलब है कि हाँ, वारिस कौन होगा? तो उत्तराधिकार, गोद लेना। कौन सा गोद? चिपकाने वाला गोद है, अडॉप्ट करना, गोद लेना।
ये कानून, इससे जुड़े हुए कानून सबके एक जैसे होने चाहिए, लेकिन भारत में एक जैसे नहीं हैं। अलग अलग धर्म के कानून अलग अलग हैं। जैसे ज़्यादा चर्चा में रहता है मुस्लिम कानून। तो जो मुस्लिम कानून है उसमें शादी की जो इजाज़त है, कितनी शादी, एक पुरुष जो है वो कितनी शादी कर सकता है, 4 शादी कर सकता है। अब इसी में तलाक का भी किसी को नहीं पता है। तो मान लेते हैं ये तलाक का ही मुद्दा आ गया। 2 केस आया था, एक शाह बानो और एक सायरा बानो, दोनों मुस्लिम महिलाएं हैं। तो प्रताड़ना अगर किसी को टॉर्चर किया गया होगा तो ज़्यादा, जब 4 शादी हो रही है तो किसी को तो दिक्कत होगी। तो अब उसी में 2 केस आया था, एक 1985 में आया, एक 2017 में आया। एक शाह बानो, एक सायरा बानो। शाह बानो के केस में क्या हुआ, शाह बानो के केस में ये हुआ कि वो जो मुस्लिम पर्सनल था, जो व्यक्ति था, वो शादी करके इसे छोड़ दिया था। अब छोड़ दिया था तो इसका जीवन यापन ये कैसे करेगी। तो कोर्ट ने आदेश दिया कि गुजारा भत्ता तुम्हें देना पड़ेगा, जब तक ये जिंदा रहेगी तब तक। गुजारा भत्ता का मतलब है कि वो गुजारा कर ले, है ना, जीवन यापन कर ले। तो कोर्ट ने ये आदेश दिया, तो तब से ये, है ना, चर्चा में रहा और अभी तक यही प्रोसीजर लगा हुआ है हर जगह। ये अब सभी धर्मों पे यही लागू है। सरकार अगर चाहे तो ये कानून एक जैसा बना सकती है, क्योंकि राज्य को निर्देश है, तो राज्य चाहे तब, प्रवर्तन ही नहीं है तो चाहेगी तो करेगी, नहीं चाहेगी तो नहीं करेगी। एक और केस आया सायरा बानो का, ट्रिपल तलाक वाला, है ना। तो तलाक 3 तरीके का होता है इसमें, तो तलाक़े हसन, तलाक़े अहसन, तलाक़े बिद्दत, ये 3 तरीके का मुस्लिम पर्सनल में, ये मुस्लिमों के लिए तलाक का ये तरीका है। तो जो तलाक़े बिद्दत है, तलाक ए बिद्दत, ये जो तलाक़े बिद्दत है यही ट्रिपल तलाक है कि किसी भी मुस्लिम महिला को, मुस्लिम पर्सनल या पर्सन 3 बार बोल दिया तलाक तलाक तलाक, तो क्या हो जाएगा, तलाक हो जाएगा। तो इतने से यही क्या है, ट्रिपल तलाक है, इसी को ट्रिपल तलाक कहते हैं। तो अब सोचो कि एक महिला जो शादी करके अभी आई है और उसको ऐसे ही बस बोल दिया कि तलाक तलाक तलाक, तो उसका तलाक हो गया। अब तलाक हो गया तो उसके पास तो इसका मतलब है कि कोई अधिकार नहीं है। तो आप इतने सारे अधिकार जो संविधान में दिए हैं कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सभी अधिकार कहाँ जाएंगे। तो इसके तो सभी अधिकार छीन लिए गए। तो इसी को लेकर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि अब कोई व्यक्ति ऐसे 3 बार तलाक बोलकर तलाक नहीं दे पाएगा। तो ये चीज़ ट्रिपल तलाक को ख़त्म कर दिया गया है अब, है ना, कि मैसेज पे कर दिए, चैट पे कर दिए, इस तरीके से तलाक हो जाता था, अब नहीं। तो अब राज्य चाहे तब, उत्तराखंड में ऐसा ले लिया गया है, उत्तराखंड में एक जैसा कानून बना दिया गया है, गोवा में भी है ऐसे ही। संसद बनाएगी तब तो लागू कर सकती है पूरे देश में, हाँ पूरे देश में। तो उसके लिए चाहिए पहले गट्स, हिम्मत, कि एक समुदाय के साथ ऐसा करे। अभी ऐसा होगा तो हो सकता है वायलेशन भी हो जाए कि आप हमारे धार्मिक मामला कैसा है, धर्म से जुड़ा हुआ, क्योंकि धर्म कहता है कितनी शादी की इजाज़त, 4 शादी। धर्म कहा है इसलिए